नमस्कार, आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा। क्या आपने कभी सोचा है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित ना रहे, बल्कि वो रोबोट्स बना रहे हों, एआई सीख रहे हों और अपने नए आइडियाज पर काम कर रहे हों। तमिलनाडु के कुछ स्कूलों में यही बदलाव दिखाई दे रहा है, जहां बच्चे कम उम्र में ही रोबोटिक्स और इनोवेशन से जुड़ रहे हैं। मकसद साफ है कि बच्चे नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि भविष्य में नौकरी देने वाले बने। आइए देखते हैं ये खास पहल। साइंस, एआई, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सिर्फ बड़ी टेक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि अब छोटे से छोटे स्कूल और छोटे से छोटे रिसर्च सेंटर तक फैल चुका है। मैं हूं तमिलनाडु के त्रिची में, जहां एक ऐसा इकोसिस्टम बन रहा है जहां बच्चे एआई, टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स का यूज करके इनोवेशन कर रहे हैं। इसकी पहल की है प्रोपेलर टेक्नोलॉजीज के फाउंडर आशिक रहमान ने, जिन्होंने कई वर्ष स्टेम एजुकेशन के जरिए इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले आशिक रहमान का मानना है कि अगर बच्चों को कम उम्र में ही टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का अनुभव दिया जाए तो वो सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बन सकते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने शुरू किया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बच्चे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, जिसका नाम है प्रोपेलर टेक्नोलॉजीज। यहाँ पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चे खुद प्रयोग करते हैं, मशीनें बनाते हैं और समस्याओं के समाधान ढूंढते हैं। Not only the country, the entire world is transforming towards the industrial revolution. So for the industrial revolution 4.0 and 5.0, it is all about the robots, drones, innovation, product developments and all. For the future, in the future, there is a huge demand for the innovators, youngsters, and the strong leaders, and the young scientists, and too many people. कई छात्रों ने इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं और कुछ छात्रों ने तो अपने स्टार्टअप की शुरुआत भी कर दी है। मिलिए शुभंदन से, जिन्होंने हाल ही में अपना एक स्टार्टअप लॉन्च किया, अपना प्रोटोटाइप बनाया, जिसका नाम है एलन। आइए जानते हैं उनसे कि ये स्टार्टअप किस बारे में है। शुभंदन, what is this prototype all about? Like, why did you make such type of prototype? Actually, the Alan is a bot. It is a humanoid robot. It is just a prototype, and our vision is to enroll Alan in a very big level in all over nation. For an example, Alan is a humanoid robot. It can be used in industries like hardware, chemical, and packaging areas. अब हम निकल चुके हैं प्रोपेलर टेक्नोलॉजीज के सेंटर से और जा रहे हैं गर्ल्स हाई स्कूल की तरफ, जहां आशिक रहमान खुद स्टेम एजुकेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिखा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर रहे, बल्कि एआई और रोबोट के जरिए इंडस्ट्री रेडी बन रहे हैं। इस स्कूल में प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को साथ जोड़ा गया है। यहाँ बच्चियां रोबोटिक किट्स, एआई टूल्स और इनोवेशन लैब्स के जरिए टेक्नोलॉजी को समझ रही हैं। आप मेरे साथ ये टेक्नोलॉजी जो इन बच्चों ने डेवलप करी है वो देख सकते हैं। ये एक एआई टूल से जनरेटेड क्यूआर है। इस क्यूआर को अगर हम इस सॉफ्टवेयर में, जो कि इन बच्चों ने डेवलप किया है, इससे अगर स्कैन करते हैं, जैसे कि मैंने स्कैन किया, आप यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, यू रिस्पॉन्सिबली रिसाइकल्ड अ फोन एंड अर्नड 100 ग्रीन पॉइंट्स, यानी कि इसको ई वेस्ट भी कहा जाता है। So basically, all these children are coming from a very rural background, basically from villages. But they do also have a lot of dreams, right? So, but they don't feel at any cost that only the private school students, only the city students only have this access to learn. So what I thought of with my passion and the vision, and along with the support of the school management, and with few grants and other availabilities from the government, I make those dreams as a possibility. Ma'am, how this school is laying the foundation stone for these students in terms of, Atal Tinkering Labs, which focuses on innovation, AI, technology and all of those stuff? Our school students come from rural area. This Atal Tinkering Lab help them to innovate newly scientific things.
अब आपको मिलवाता हूं एक ऐसे इनोवेशन से जिसे सिर्फ और सिर्फ छठी क्लास के बच्चों ने बनाया है, जिसका नाम है स्पाइडर रेस्क्यू रोबोट। ये देखिए ये कैसे काम कर रहा है, बिल्कुल स्पाइडर की तरह ये चल रहा है। इसका काम है कि जैसी अगर कोई बिल्डिंग हो, बिल्डिंग क्रैश हुई हो, उसमें इसका काम सबसे ज्यादा पड़ता है। इसका काम होता है बताना कि वहां कोई आदमी मौजूद है उस बिल्डिंग के नीचे या नहीं। प्रोपेलर टेक्नोलॉजीज की ये पहल दर्शाती है कि अगर शिक्षा को इनोवेशन और प्रयोग के साथ जोड़ा जाए तो ये मासूम बच्चे भविष्य के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि भविष्य का निर्माण करते हैं। गिव मी अ हाई फाइव। आजकल हर कोई अपनी सेहत को लेकर जागरूक हो गया है और इसी के साथ हमारी देसी चीजें सुपर फूड बनकर सामने आ रही हैं। इन्हीं में से एक है मखाना, जो कि खाली हल्का फुल्का स्नैक नहीं बल्कि पूरी मेहनत की कहानी है। बिहार के तालाबों से लेकर पूरे स्टेप से गुजरते हुए हमारी प्लेट तक पहुंचता है। आइए देखते हैं मखाने के इस दिलचस्प सफर को। ये किसान सुबह सुबह कमर तक पानी में उतरकर तालाब की तलहटी को हाथों से टटोलते हुए काले बीज निकालते हैं, मानो किसी खजाने की तलाश हो। बिहार के मधुबनी में मखाने की खेती करने वाले किसानों के लिए ये प्रक्रिया किसी चुनौती से कम नहीं, बल्कि मेहनत और धैर्य की असली परीक्षा है। मखाने के इन बीजों को यहाँ काला सोना भी कहा जाता है। इसके बाद इन्हें धूप में सुखाया जाता है और फिर तेज आंच वाली भट्टी में तपाया जाता है। एक सटीक चोट के साथ ये कठोर दाने खिल उठते हैं और बन जाते हैं सफेद, हल्के और कुरकुरे मखाने। तालाब से भट्टी तक का ये सफर मेहनत, परंपरा और लगन की ऐसी कहानी है जो हर दाने में झलकती है। इसे कहते हैं काला सोना, लेकिन इस काले सोने को सफेद बना करके पूरे देश में भेजा जाता है। आप जानते हैं ये है मखाना। इस समय हम मिथिला में हैं और मिथिला की एक ऐसी फैक्ट्री में हैं जो गांवों के बीच में बसी हुई है। और इस गांव के बीच में बसे रहने का इसका कारण ये है कि यहाँ पर आसपास के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का एक सबसे अच्छा जरिया हो चुका है। मखाने की मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि ये कम कैलोरी, उच्च प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये वजन घटाने, दिल की सेहत और पाचन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। जिस चीज के लिए मखाना जाना जाता है कि मखाना में पोषक तत्व तो बहुत अच्छा है, बहुत इससे भरा हुआ है, तो इसमें क्या है ऐसा? कैल्शियम का है इसमें मात्रा अच्छा, फास्फोरस अच्छा है, पोटेशियम ज्यादा है। जैसे कोई डायबिटिक व्यक्ति है, ब्लड प्रेशर जिसकी प्रॉब्लम है, तो वो फूड आराम से इसको खा सकते हैं। बढ़ती मांग के साथ गांवों में इसकी फैक्ट्रियां भी खुल रही हैं। जैसे मिथिला नेचुरल्स मखाने की पूरी वैल्यू चेन को बदल रही है। सफाई, भुनाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग, अब सब कुछ यही गांवों में हो रहा है। इससे एक तरफ क्वालिटी बेहतर हो रही है तो दूसरी तरफ स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। इस मशीन के थ्रू हम 6 सूता, 5 सूता, 4 सूता, 3 सूता निकाल रहे हैं। अब मार्केट में जिस मखाने का ज्यादा डिमांड होता है, जैसे जिसका साइज ज्यादा बड़ा होता है उसका उसका रेट ज्यादा होता है, महंगा बिकता है। जिसका उससे स्मॉल होता है तो एक्सटेंडेड साइज बनाया जा रहा है इसके थ्रू। और मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। लाइक ये है कि एक अपनी मिट्टी के अंदर भी हम लोग रह सकते हैं। माइग्रेशन वगैरह वाला जो इशू है, तो घर के अंदर रह करके वो एक अलग भाई भी होता है काम भी करने का, काम सीखने का, वो थोड़ा ज़्यादा सीख पाते हैं हम लोग, या ज़्यादा मन से कर पाते हैं। तालाब की गहराइयों से निकलकर मेहनत की आग में तपकर और गांवों की फैक्ट्रियों में आकार लेते ये मखाने सिर्फ एक सुपरफूड नहीं बल्कि बदलते ग्रामीण भारत की पहचान बन रहे हैं। ये कहानी है आत्मनिर्भरता, रोजगार और परंपरा के संगम की, जहां हर दाना सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक नई उम्मीद भी लेकर आता है। कभी सोचा है जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी अगर सुकून न मिले तो? और फिर कोई ऐसा रास्ता चुन लिया जाए जहां काम सिर्फ नौकरी करना नहीं बल्कि मकसद बन जाए। धर्मशाला की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी ही कहानी सामने आई है जहां घायल और बेसहारा जानवरों को मिल रहा है नया जीवन। एक छोटी सी पहल कई लोगों के लिए उम्मीद बन गई है। आइए देखते हैं कि कैसे इंसानियत एक शब्द नहीं बल्कि एक काम बन चुकी है।
धौलाधार की पहाड़ियों के बीच धर्मशाला का ये इलाका जितना शांत दिखता है, उतनी ही कहानियां यहाँ छुपी हैं। इन्हीं के बीच पीपल फार्म, जहाँ हर दिन किसी घायल जानवर के लिए एक नई शुरुआत होती है। साल 2014 में शुरू हुई ये पहल आज एक रेस्क्यू सेंटर और क्लिनिक बन चुकी है, जहां दूर दूर से घायल कुत्ते, गाय और दूसरे जानवर लाए जाते हैं और उनका इलाज किया जाता है। इसकी शुरुआत की रॉबिन और शिवानी ने, जिन्होंने अपनी अमेरिका की नौकरी और आरामदायक जिंदगी छोड़कर एक ऐसा रास्ता चुना जहां काम का मतलब सिर्फ करियर नहीं बल्कि पर्पस है। मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं आप पीपल फार्म, जहां घायल और बेसहारा जानवरों का इलाज किया जाता है, साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। ये पहल स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रही है। मैं भारत आया अपनी खुशी खोजते हुए, खुशी मुझे मिली नहीं, 18 महीने में भटकता रहा, लेकिन फिर आई स्टम्बल्ड अक्रॉस पर्पस। मुझे एक लेडी मिली जो कुत्तों की मदद कर रही थी, बीमार भी थी, बूढ़ी भी थी, पैसा भी नहीं था उनके पास। तो जब मैंने उनको ये करते हुए देखा तो मुझे लगा कि यार भाई धिक्कार है रॉबिन, उसके पास कुछ नहीं है, वो तब भी दूसरों की मदद कर रही है, दे रही है, और तेरे पास सब कुछ है, तू अभी भी खुद के लिए कुछ चाहता है। तो तब मेरी जो जीवन में एक बदलाव आया कि यार खुशी नाम की कुछ चीज़ नहीं होती, पर्पस के पीछे चलो। और उसी पर्पस पे चलते हुए 1-1.5 साल बाद पीपल फार्म शुरू हुआ। आज यहाँ करीब 50 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें स्थानीय लोग और देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवा शामिल हैं। यहाँ जानवरों की देखभाल से लेकर इलाज तक हर काम टीम मिलकर करती है। इन्हीं में से एक हैं गोपाल सिंह, जो वेटनरी असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी वो पल होता है जब कोई घायल जानवर ठीक होकर फिर से चलने लगता है। पीपल फार्म का वेटनरी अस्पताल किसी छोटे अस्पताल से कम नहीं है। यहाँ गाय, कुत्ते, भेड़ और बकरी जैसे कई जानवरों का इलाज किया जाता है। इतना ही नहीं, अब पालतू जानवरों के मालिक भी अपने पेट्स को यहाँ इलाज के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें बेहतर इलाज के साथ भरोसा भी मिलता है। पीपल फार्म इसलिए लेके आया कि यहाँ अच्छा इलाज होता है और अच्छा ट्रीटमेंट होता है और अच्छी केयर होती है, और डॉक्टर्स भी यहाँ अच्छे हैं, अच्छा स्टाफ है, अच्छी गाइडेंस है, और मेरी डॉग का अच्छा ट्रीटमेंट किया है। यहाँ के डॉक्टर न सिर्फ इलाज करते हैं बल्कि हर जानवर की स्थिति को समझते हैं। कॉल मिलने के बाद टीम मौके पर पहुँचती है, जानवर को यहाँ लाया जाता है और फिर पूरी जांच के बाद उसका इलाज शुरू किया जाता है। जब तक जानवर पूरी तरह ठीक न हो जाए, उसकी देखभाल जारी रहती है। मैं पीपल फार्म से 3 से 4 महीने हो गए मुझे जुड़े हुए, और यहाँ पर ऐसा है कि जैसे लोग कॉल करते हैं कि महाराज यहाँ पर स्ट्रे डॉग है, यहाँ पर इंजर्ड है, तो हम उस कॉल रिसीव करते हैं और वहाँ पर हम अपनी एम्बुलेंस भेजते हैं, और जो कि हमारी टीम यहाँ पर लेकर आती है। फिर हम उसको पूरा वैल्यूएशन करते हैं और जो भी उसको प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करते हैं, कोई डिजीज़ है वो डायग्नोस करते हैं और उसको ट्रीट करके हम वहीं पर छोड़ देते हैं जहाँ से उसको लेकर आए होते हैं। पीपल फार्म सिर्फ एनिमल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, यहाँ ऑर्गेनिक खेती भी की जाती है। रॉबिन सिंह की पत्नी शिवानी इस पहल को एक नया रूप दे रही हैं, जहाँ हैंडमेड और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे पीनट बटर और चाय से जुड़े प्रोडक्ट्स। जितनी भी महिलाएं इस प्रोजेक्ट में काम करती हैं वो पहली बात तो लोकल हैं, सब इसी गांव से हैं, जिन्हें ट्रेन किया जाता है वीगन और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। उन्हें बताया जाता है कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स बनाना। और ये महिलाएं जो हैं ये 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स तक की लड़कियां हैं जो इस गांव में काम करती हैं और हमारे साथ समझती हैं, ट्रेन होती हैं। इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए स्थानीय महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उन्हें रोजगार के मौके मिल रहे हैं और वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। मैं पीपल फार्म में आज से करीब 2 साल पहले जुड़ी थी और मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन में काम करती हूँ, और यहाँ पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और साथ में अपने प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। जैसे लेमन ग्रास हो गए, उसकी पत्तियाँ हम चुनते हैं और साथ में यहाँ पे ड्राइड करके सेल आउट करते हैं।
पीपल फार्म से देश और विदेश के कई युवा भी जुड़ते हैं। ये लोग यहाँ वॉलंटियर के तौर पर आते हैं, जानवरों की देखभाल करते हैं और सोशल मीडिया के जरिए इस पहल को आगे बढ़ाते हैं। इसका मकसद सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है कि बेजुबान जानवरों के प्रति दया और जिम्मेदारी दिखाना हम सभी की जिम्मेदारी है। आजकल के युवाओं में तरह तरह के खेलों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच फुटबॉल भी पूरे जोश के साथ मैदान में उतर चुका है। कई युवा इसे टाइम पास नहीं बल्कि अपना करियर गोल मान रहे हैं। कई फुटबॉल अकेडमीज इन नए युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रही है। शुरुआत करते हैं देहरादून से, जहां हर शाम मैदान में उतरने वाले खिलाड़ियों की नजर सिर्फ एक लक्ष्य पर होती है, फुटबॉल में देश का नाम रोशन करना। हरे मैदान, तेज दौड़ते कदम और गोल पोस्ट पर टिकी निगाहें, ये हैं कृष्णा उप्रेती, जो हर दिन घंटों मैदान में पसीना बहाते हैं। देहरादून की इस फुटबॉल अकादमी में अब सिर्फ खेल नहीं सिखाया जाता, बल्कि खिलाड़ियों को प्रोफेशनल फुटबॉल के लिए तैयार किया जाता है। हर शाम यहाँ दर्जनों युवा मैदान पर उतरते हैं। कोई स्ट्राइकर बनना चाहता है तो कोई डिफेंडर, लेकिन सबका सपना एक ही है, एक दिन प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना। मेरे को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता था, तो मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट करा और पहले मैं पौड़ी में खेला करता था। उसके बाद हम लोग जब यहाँ शिफ्ट हुए तो मैं रावत सर के अंडर में रहा हूँ और रावत सर ने बहुत अच्छी कोचिंग सिखाई है मुझे यहाँ पे, और मतलब अच्छी प्रैक्टिस होती है यहाँ पे। नेशनल लेवल टूर्नामेंट होते हैं और बहुत सारे क्लब आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए। इन अकादमियों में खिलाड़ियों को सिर्फ बॉल किक करना नहीं सिखाया जाता, बल्कि फिटनेस, स्पीड, टीम वर्क और गेम स्ट्रेटेजी पर भी खास ध्यान दिया जाता है। मॉडर्न ट्रेनिंग, टफ प्रैक्टिस सेशन और लगातार टूर्नामेंट, ये सब मिलकर युवाओं को बड़े मुकाबलों के लिए तैयार करते हैं। और शायद यही वजह है कि अब कई युवा फुटबॉल को सिर्फ शौक नहीं बल्कि करियर के तौर पर देखने लगे हैं। ये आज की भागदौड़ की जो जिंदगी है, सोशल मीडिया की जो जिंदगी है, उससे अलग हटके अगर स्पोर्ट्स बच्चा कोई भी स्पोर्ट्स है उसे ज्वाइन करता है, खासतौर पे फुटबॉल तो बहुत अच्छा गेम है, 90 मिनट्स का गेम है। उसमें स्टेमिना, स्ट्रेंथ, स्किल, डिसिप्लिन और आपका पंक्चुअलिटी, आपके अंदर एक सकारात्मक एनर्जी वो आती है और उससे क्या होता है कि बच्चा आगे बढ़ता है। देहरादून के इन मैदानों में हर दिन जो पसीना बह रहा है वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं बल्कि सपनों की तैयारी है। सपना उस दिन का जब ये युवा किसी बड़े स्टेडियम में हजारों दर्शकों के सामने मैदान पर उतरेंगे। जब भारत में फुटबॉल की बात होती है और कोलकाता का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ फुटबॉल एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून, एक कल्चर है। यहाँ के ऐतिहासिक क्लब और जोशीले फैंस सब मिलकर नए खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच देते हैं। कोलकाता, जिसे अक्सर इंडियन फुटबॉल का मक्का कहा जाता है, यहाँ का ऐतिहासिक क्लब जैसे मोहन बागान दशकों से भारतीय फुटबॉल की पहचान रहे हैं। लेकिन इन क्लब्स की असली ताकत सिर्फ उनकी ट्रॉफियां नहीं बल्कि उनका यूथ डेवलपमेंट सिस्टम है। अंडर 16, अंडर 20 और अंडर 23 जैसी टीमें देश के अलग अलग राज्यों से आए युवा खिलाड़ियों को मौका देती हैं। यहाँ आने वाला हर युवा खिलाड़ी एक ही सपना लेकर आता है, एक दिन इस ऐतिहासिक क्लब की जर्सी पहनकर मैदान में उतरने का। And I have represented India under 16, under 17, under 19, and under 20. And my position is defensive midfielder. I am fulfilling my dream. मैं इतने बड़े क्लब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इधर बहुत हमको गेम्स मिलता है कलकत्ता लीग में and RFDL, like it's good for us to getting more game time. Everything is so well prepared, everything like वो लोग हमको हेल्प करता है, जो भी चीज़ हमको चाहिए they provide us like immediately. देहरादून के शांत मैदानों से लेकर कोलकाता के ऐतिहासिक स्टेडियम्स तक एक नई कहानी लिखी जा रही है। एक ऐसा भारत जहां युवा अब सिर्फ फुटबॉल देखते नहीं, उसे जीते हैं। सही ट्रेनिंग, मजबूत ग्रास रूट सिस्टम और युवाओं का जुनून, ये तीनों मिलकर भारतीय फुटबॉल के भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। हर
शहर की अपनी एक अलग पहचान होती है। कहीं वो इतिहास में बसती है, कहीं स्वाद में और कहीं लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में। अपने संतरों के लिए मशहूर नागपुर भी ऐसा ही शहर है। यहाँ की सड़कों पर सुबह की हलचल से लेकर शाम की सुकून भरी झीलों तक हर जगह एक अलग वाइब महसूस होती है। आइए देखते हैं नागपुर की इसी दिलचस्प दुनिया की एक झलक। नागपुर का नाम जब भी सामने आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? संतरे, राइट? लेकिन मैं आज आपको नागपुर का ऐसा रॉ और अनफिल्टर्ड रूप दिखाऊंगा जो शायद ही आपने देखा होगा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ 0 माइल पर। टेक्निकली ये भारत का मिडिल है। आज का हमारा प्लान बिल्कुल सॉलिड है। यहाँ का तीखा खाना, वाइल्ड लाइफ और अमेजिंग नागपुर सिटी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। कहते हैं कि दिन की शुरुआत सॉलिड होनी चाहिए, और अगर आप नागपुर में हैं और यहाँ का फेमस तरी पोहा नहीं ट्राई किया तो आपने क्या किया? पोहे का पीला रंग और इसकी मसालेदार ग्रेवी, ये किसी 5 स्टार से कम नहीं है। तो मैं भी ये ट्राई करता हूँ और आप भी आइए और ट्राई करिए। सुबह की पहली हलचल के साथ नागपुर की सड़कों पर एक खुशबू फैलने लगती है तरी पोहे की। गर्मा गर्म पोहे पर चने की तीखी तरी, ऐसा स्वाद जो सिर्फ भूख नहीं मिटाती बल्कि शहर की असली पहचान से भी मिलवाती है। यहाँ लोग जल्दी में नाश्ता नहीं करते बल्कि कुछ पल रुककर इस स्वाद के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। नागपुर में सुबह का मतलब सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं बल्कि एक ऐसी परंपरा है जो हर गली, हर ठेले पर जिंदा दिखती है। की स्पेशलिटी क्या है? लोग यहाँ इसको क्यों इतना पसंद करते हैं? एक्चुअली सर, हमारे महाराष्ट्र में जहाँ नागपुर में जो है सबसे ज़्यादा अगर पसंद करने वाला कोई ब्रेकफास्ट है तो वो है तरी पोहा। हमारे यहाँ घर घर में, हर घर में सवेरे अगर आप देखा जाए, आप तरी पोहा आपको सभी के यहाँ दिखेगा प्रॉपर। यहाँ नंदू का तो स्पेशल तरी पोहा नागपुर का फेमस है। पनीर पोहा रहता है एवरी संडे, और ये खा के ऐसे मन खुश हो जाता है। पूरा दिन ऐसे बहुत अच्छा एनर्जेटिक फील होता है। शहर की तेज रफ्तार और भीड़ भाड़ के बीच अगर आपको शांति और सुकून का पल चाहिए तो आप आते हैं यहाँ। मेरे पीछे है प्राचीन टेकड़ी गणेश मंदिर। यहाँ का वाइब बिल्कुल ही अलग है। ये दर्शाता है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच नागपुर के लोगों ने अपनी सभ्यता को कैसे संभाल के रखा है। ये यहाँ पे जो बप्पा है हमारे पीपल के पेड़ से उत्पन्न हुए हैं, और ये 300 साल पुराने बप्पा है। और ये कृष्ण मूर्ति बिठाई नहीं, ये आप नैसर्गिक मूर्ति बिठाई गई है और गणेश जी का स्वरूप है वो। तो इसके लिए नेचुरल होने की वजह से पूरे इंडिया से, हर एक राज्य से भावी लोग आते हैं। अब हम आ गए हैं शहर के एकदम बीचों बीच। ये है महाराजा बाग जू। ये सिर्फ एक चिड़ियाघर नहीं बल्कि भोसले महाराजाओं के ज़माने का एक प्राचीन बागीचा है। ये शहर सिर्फ एक कंक्रीट का जंगल नहीं बल्कि यहाँ का वाइल्ड लाइफ और हरियाली आपको एक परफेक्ट और रिफ्रेशिंग ब्रेक देती है। यहाँ पे रोजाना 2500 से 3000 तक के लोग आते हैं, और जो अपना त्यौहार है त्यौहार में बढ़ जाते हैं। यहाँ पे तेंदुआ, बाघ, भालू और नीलगाय, हरिन है। उसके लिए अपना पक्षी, मोर है। उसके बाद में ओटर है। पीस पॉइंट है, अच्छा है, और थोड़ा मन रिलैक्स होता है और अच्छा लगता है देखने के लिए। ठंडी हवा और ये नीला आसमान नागपुर की वाइब को एक परफेक्ट बैलेंस देता है। तो ये था हमारा नागपुर का रॉ, स्पाइसी और अनफिल्टर्ड सफर। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। देश के वो सितारे जिनसे रोशन है